वेलकम एस्पिरेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रूलर की जिसने सिर्फ राज्य नहीं जीता बल्कि पूरे भारत को पॉलिटिकली यूनाइट कर दिया। हाँ, हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य की, मौर्यन एम्पायर के फाउंडर और इंडिया के फर्स्ट ग्रेट एम्पायर बिल्डर। चलिए समझते हैं एक यंग लीडर ने हिस्ट्री के डायरेक्शन को कैसे चेंज कर दिया। इमेजिन इंडिया अराउंड 320 BC, स्मॉल किंगडम्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फॉरेन इन्वेजन का थ्रेट, सब एक साथ। और इसी वक्त एक यंग लड़का एंटर करता है हिस्ट्री में, जो कि कह सकते हैं द बिगिनिंग ऑफ अ लेजेंड, और वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ना कोई रॉयल बैकग्राउंड था, ना कोई रेडीमेड किंगडम मिला था, बट विथ स्ट्रैटेजी, चाणक्य के गाइडेंस, मिलिट्री स्ट्रेंथ, पब्लिक सपोर्ट से he built India's first centralized empire. So we can say that he didn't inherit a kingdom but built one. चंद्रगुप्त मौर्य सिर्फ एक रूलर नहीं थे, he was a strategic thinker, nation builder, political revolutionary, founder of strong bureaucracy, master of diplomacy. इन्होंने इंडिया को पॉलिटिकली यूनाइट किया, फॉरेन थ्रेट्स को कंट्रोल किया, स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू और स्पाइस सिस्टम डेवलप किया, इंटरनेशनल पावर स्टेटस दिलाया, इंटरनेशनल पावर का स्टेटस दिलाया, और सबसे इम्पोर्टेंट, इन्होंने वो फाउंडेशन क्रिएट किया जिसके ऊपर अशोका ने अपने एम्पायर को पीक तक पहुंचाया था। इसलिए अशोका को कहते थे गोल्डन सेंचुरी, और वो इनके ही बदौलत था क्योंकि इन्होंने ही उसकी नींव रखी थी। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्यन एम्पायर के फाउंडर थे, जो कि 321 BC में शुरू हुआ था। इनके गुरु थे चाणक्य, जिनका नाम कौटिल्य भी था, और कैपिटल इन्होंने बनाया था पाटलिपुत्र, जो कि है अभी पटना, जिसे पटना कहते हैं। नंद वंश के लास्ट रूलर धनानंद को हराकर इन्होंने पावर स्थापित किया था मौर्यन वंश का। अलेक्जेंडर के इंडिया से वापस जाने के बाद नॉर्थ वेस्ट इंडिया काफी वीक हो गया था। इस सिचुएशन का फायदा उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने पावर गेन किया। इन्होंने मगध पर अटैक करके नंद रूलर, जिसको धनानंद जो लास्ट रूलर थे, उनको हरा दिया था, और 321 BC में इन्होंने मौर्यन एम्पायर की स्थापना की। राइज टू पावर। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को ट्रेन किया और राजनीति सिखाई। नंद डायनेस्टी धनानंद को डिफीट करके मगध पर कंट्रोल किया और धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया को यूनाइट किया था। इनके मेंटर थे चाणक्य, जो कि कौटिल्य थे। वो पॉलिटिकल जीनियस थे, और इनका एक बुक था जो कि बहुत ही फेमस है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, ठीक है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिर्फ ट्रेन नहीं किया, उन्होंने उसको एक विजन दिया यूनाइटेड इंडिया का। धनानंद नंद डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, जिन्हें हराकर ये डायनेस्टी बनी थी, जो डिस्कस हमने कर लिया। और अर्थशास्त्र बुक काफी इंपॉर्टेंट है फॉर द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन और फॉर द एग्जाम ऑल्सो, सो रिमेंबर दिस बुक। देन कम्स एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। मगध एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था? कैपिटल उसका पाटलिपुत्र था। एम्पायर को प्रोविंस में डिवाइड कर दिया गया था। हर प्रोविंस में एक गवर्नर अपॉइंट होता था। स्ट्रॉन्ग आर्मी और स्पाई सिस्टम था। टैक्स कलेक्शन सिस्टम वेल ऑर्गेनाइज्ड था। So all these points are important. Just look into it by pausing. सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब केंद्रीय शासन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछा जाता है, एक एक पॉइंट आप याद रखिएगा। किंग, उस टाइम किंग को कहते हैं सम्राट। सबसे सुप्रीम अथॉरिटी, लॉ मेकिंग, आर्मी कंट्रोल, रेवेन्यू, फॉरेन पॉलिसी, सब किंग के अंडर था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र अर्थशास्त्र बुक में भी किया गया है, जिसमें कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड मोनार्की का कॉन्सेप्ट मिलता है, और वहीं से ये सारा सिस्टम शुरू हुआ था सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का। किंग सुप्रीम, देन मंत्री परिषद गिव्स एडवाइस, देने वाला, इंपॉर्टेंट डिसीजन में मदद करता था। अमात्यस, ये बहुत पूछा जाता है, हाई लेवल ब्यूरोक्रेट्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिसी इंप्लीमेंट करते थे। महा
मंत्रीज, स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जैसे धम्मा महात्मा लेटर अशोका के टाइम। देन पुरोहित्स, ऑफ कोर्स रिलीजियस एडवाइजर टू द किंग। अभी जो मॉडर्न आईएएस का सिस्टम है वो अमर्त्य से अमर्त्य उसका अर्ली वर्जन बोल सकते हैं। अर्ली वर्जन यहीं से स्टार्ट हुआ था। मॉडर्न आईएएस का जो अभी होता है ब्यूरोक्रेसी इन द मॉडर्न एम्पायर, ये तभी से शुरू है। और मंत्री परिषद एडवाइजरी काउंसिल चलाता है। एडवाइस उसके हाथ में एडवाइस देना होता है। और स्पाई सिस्टम भी था, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग स्पाई सिस्टम वाज देयर ड्यूरिंग मॉडर्न एम्पायर। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये किसके हाथ में था और कैसा था? प्रोविंस वाज उत्तरपट्टी, कैपिटल था तक्षशिला। दक्षिणपति, कैपिटल सुवर्णगिरी। रिमेंबर ऑल द कैपिटल्स, ऑल राइट। अवंतरत्न, उज्जैन। और प्रचयपता, पाटलिपुत्र। ऑल दिस कैपिटल आर इम्पोर्टेंट। प्रोविंस के हेड यूजुअली रॉयल प्रिंस या कुमारास जिसे कहते हैं वो होते थे। उनकी हेल्प के लिए महामंत्री अपॉइंट होते थे। रिमेंबर ऑल्सो दिस ऑल्सो, ऑल राइट। देन कम्स डिस्ट्रिक्ट्स एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें 3 लेवल होते थे, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, टाउन। ऑलराइट, विलेज सबसे बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था। लोकल लेवल पर रेवेन्यू कलेक्शंस और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाता था। डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर को राजूकास कहते थे। उनका काम है लैंड मैनेजमेंट, टैक्स कलेक्शन, जस्टिस। विलेज ग्रामीणी कहते थे, विलेज हेड होते थे वो। टाउन इज नागरिका, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। देन कम्स रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, वो उसका क्या सिस्टम था? अर्थव्यवस्था, लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू वाज अ मेन इनकम सोर्स, जनरली 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। जितना भी आपका मतलब होता था लैंड, उससे 1/6 आपको टैक्स देना पड़ता था। ट्रेड टैक्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल पर टैक्स था। फॉरेन रेवेन्यू, सॉरी फॉरेस्ट रेवेन्यू, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का कंट्रोल। माइनिंग, स्टेट कंट्रोल ओवर माइंस। ऑल दिस आर important, but remember this Rajuka's Gramini Nagarika, this is more important. Then military administration, आर्मी बहुत ही लार्ज और वेल ऑर्गेनाइज थी और सेपरेट वार्ड ऑफिस सिस्टम था। मेगास्थनीज ने लिखा था, इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्मीज ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। ऑलराइट, और इसमें डिपार्टमेंट्स थी जैसे कि इन्फेंट्री, जो कि था फुट सोल्जर्स, कैवलरी, हॉर्स सोल्जर्स, चैरियट्स, वॉर सोल्जर्स, एलिफेंट, वॉर एलिफेंट्स, नेवी, water transport and war transport, army logistics. These points are important. All right. And Megasthenes also mentioned it in his book Indica. Megasthenes का book का नाम भी आप याद रखिएगा, Indica. All right. इसमें mention है कि it has Mauryan Empire has the largest army of the ancient world. One of the. Then comes the spies, Mauryan spies, जो कि सब जगह थे. Mauryan spies were everywhere. Spies जिसे कहते थे गधा पुरुषा, गुदा पुरुषा उस समय सीक्रेट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे। वोमेन स्पाइस भी यूज की जाती थी। इंटरनल रेविलियन और करप्शन कंट्रोल करने के लिए स्ट्रॉन्ग स्पाई नेटवर्क था। ऑलराइट, वोमेन स्पाइस आल्सो यूज्ड। इंफॉर्मेशन डायरेक्टली किंग तक पहुंचाती थी। चाणक्य बिलीव करते थे कि इंफॉर्मेशन इज पावर। ऑलराइट, फॉरेन रिलेशंस, हाउ वाज द फॉरेन रिलेशंस ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर? वॉर विद सेल्यूकस निकेटर, 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर से जंग हुई थी और इन्हें हराया गया था। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट रीजन पर अटैक किया था इन्होंने सेल्यूकस ने, और चंद्रगुप्त ने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिया। फाइनली ट्रीटी संधि साइन हुई थी। ट्रीटी के बाद अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और गांधार भी मिला था और 500 वॉर एलिफेंट सेल्यूकस को दिए गए थे। ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज उनके कोर्ट में आए थे इस वॉर के बाद। ट्रीटी टर्म्स क्या थे? सेल्यूकस ने अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट एरियाज चंद्रगुप्त को दे दिए और चंद्रगुप्त ने 500 वॉर एलिफेंट्स दिए थे सेल्यूकस निकेटर को। मैरिज अलायंस भी हुई थी सेल्यूकस की डॉटर का मैरिज मौर्यन रॉयल फैमिली में। सो दिस वाज होल्ड ट्रीटी स्टॉर्म। रिमेंबर ऑल दिस, ऑलराइट। डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद ग्रीक किंगडम, इस समय डिप्लोमेटिक रिलेशंस काफी पीसफुल रहते थे। सेल्यूकस ने अपनी
अपना एम्बेसडर मेगास्थनीस को मौर्यन कोर्ट भेजा था। वेरी इंपॉर्टेंट नेम दिस इज। मेगास्थनीस ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था इंडिका। वेरी इंपॉर्टेंट बुक अगेन। इस बुक से हमें मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी और इकोनॉमी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। किस चीज़ के बारे में? एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी एंड इकोनॉमी। ऑल राइट। और ये जो डिप्लोमेटिक रिलेशन जो ग्रीक के साथ शुरू हुआ था, इसके बाद मॉडर्न एम्पायर ग्लोबल मैप पर स्टैब्लिश हो गया। ग्लोबली इस एम्पायर को रिकॉग्नाइज किया जाने लगा। स्ट्रॉन्ग नॉर्थ वेस्ट पॉलिसी। चंद्रगुप्त ने बॉर्डर एरिया सिक्योर किया। ऐसे फॉरेन इन्वेजन का डेंजर कम हो गया और ट्रेड रूट्स भी सेफ हो गया। इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन रिलेशंस। मॉडर्न एम्पायर इंटरनेशनल लेवल पर पावरफुल बना। ट्रेड रिलेशन इंप्रूव हुए। मिलिट्री स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई। वॉर एलिफेंट का यूज हुआ। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी मिली। लेटर लाइफ ऑफ चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का लेटर लाइफ बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्पिरिचुअल टर्न लेता है। अपने लाइफ के लास्ट पेज में चंद्रगुप्त ने जैनिज्म धर्म को अपना लिया था। जैनिज्म के बारे में हमने पूरा वीडियो एक बना दिया है। इससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स एंड डिटेल्स आप देख सकते हैं वो भी। ठीक है, बाकी टॉपिक पे लौटते हैं। अपने लाइफ को मतलब लास्ट फेज में उन्होंने जैनिज्म को अपना लिया था। वो जैन मॉन्क भद्रबाहु के फॉलोअर बन गए थे। ऑलराइट, रिमेंबर दिस नेम, भद्रबाहु जैन मॉन्क। माना जाता है कि उन्होंने राज्य अपने बेटे बिंदुसार को दे दिया था। बिंदुसार, अगर बिंदुसार के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ऑलराइट। इनके बाद जो चंद्रगुप्त के बाद जो राजा बने वो थे बिंदुसार और उसके बाद अशोक। चंद्रगुप्त भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले गए। वहाँ उन्होंने स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट की और एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है श्रीवंगगोला, यहीं पर उन्होंने अपनी लास्ट लाइफ स्पेंड की थी। और उनका डेथ कैसे हुआ था? सेलेखाना। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ जैनों का ये प्रोसेस होता है मरने का, कि वो मरने से पहले अपना खाना पीना छोड़ देते हैं, फास्ट अनटू डेथ। तो वही प्रोसेस चंद्रगुप्त ने अपनाया था। शिलेखाना। राइट। अगेन अगर आपको जैनिज्म के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप देख सकते हैं हमारा वीडियो। बाकी इन्होंने अपनाया था और उनकी डेथ हो गई थी कब? 298 BCE में। ऑलराइट, उनका देहांत हो गया था। सो ये था चंद्रगुप्त के बारे में सारे इम्पोर्टेंट डिटेल्स। बाकी आप सारा कुछ पढ़ने के बाद ये कह सकते हैं कि हिस्ट्री रिमेंबर रूलर्स हु विन वॉर्स बट इट रिस्पेक्ट्स रूलर who build nations. And Chandragupta Maurya did both. He won wars and built his own empire. So he was very courageous and very intelligent also. That's why he called one of the um most powerful rulers of the Indian empire. All right. तो इसी के साथ अगर आपको आज का सेशन पावरफुल लगा हो और चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया हो, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जो सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं। कमेंट में लिख के बताइए नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे स्मार्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।